तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक किसी को डाउट है जो हमने लास्ट क्लास में अभी तक किया है? कुछ पूछना है किसी को, या साहू वाली बुक में चैप्टर 3 के एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट हो? और नहीं तो स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर 4 है साहू वाली बुक का। हमको डाउट है सर, एक मिनट सर। बताइए। सर चैप्टर नंबर 3 का सर एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2 नहीं बन रहा था सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ना सर, इसका चैप्टर 3 का एक्सरसाइज का। 2 है the random variable x has the density function this, what is the mode of x? तो ये अच्छा कुछ चीज़ें तुम्हें छोड़ना है, जैसे मैंने मीन मीडियन मोड ये क्वांटाइल उंटाइल नहीं पढ़ा है, ठीक है। और वो जैम में आता भी नहीं, मतलब मीन तो करेंगे अभी हम आगे। मीडियन और मोड और क्वांटाइल नहीं कराया है, तो ये जैम में ऐसे आता भी नहीं है, ठीक है। क्वांटाइल उंटाइल तो उससे मैंने कराया नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। सर एक अच्छा ये भी तो ठीक है सर। जो क्वांटाइल वाला होगा वो भी छोड़ देना, अभी मीडियन वाला भी छोड़ देना। ऐसे ऐसे मीडियन का डेफिनेशन तुम्हें पता होगा, लाइक हाँ हाफ। सर। सर अच्छा सर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 एक बार सर, एक बार पहले देख लीजिए ना सर एक बार। तो वहां पे क्वार्टाइल बोला है, तो सर फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब 1/4 और थर्ड क्वार्टाइल मतलब 3/4, तो सर वैल्यू इसी के बीच में आएगा ना। एक मिनट। तो उसके लिए डेफिनेशन करो क्वार्टाइल का या क्वांटाइल, दो चीजें होती हैं, कौन सा वाला क्वांटाइल है या क्वार्टाइल है? तो क्वार्टाइल है सर, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल है। हाँ क्वार्टाइल, उसका मैं कराया नहीं, फिर मैं कराऊंगा। उसका डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन से करो, क्योंकि ये जैम का अच्छा पोर्शन ठीक है है नहीं, सर। इसलिए मैंने कराया नहीं, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि वो 75th परसेंटाइल जो होता है वो थर्ड क्वांटाइल होता है, मतलब 3/4 जो तुम कह रहे हो, तो ठीक है। ये आगे जाके नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आएगा, और मतलब मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन जैम में ठीक है सर, तो छोड़ से दीजिए सर, जैम में नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दिखता है तो वी कैन डू अगेन। अभी अच्छा आगे ओके बढ़ते सर। हैं। ओके सर। तो अभी मेनली जो हमने चैप्टर से चैप्टर 3 में जो किया है वो वही कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ, यही सब। बाकी वो मीन मोड, मीडियन, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, जो भी है परसेंटाइल, ये सब नहीं देखा हमने। चलो अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। तो 4 में मेनली आपको वही मोमेंट्स फाइंड करना है, मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइक द nth मोमेंट ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन, जो इसका डेफिनेशन है, तो उसको बोलते हैं ई ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, तो पहले ई एक्स को डिफाइन कर लेते हैं, उसी बेसिस पे ये भी डिफाइन हो जाएगा। लाइक फर्स्ट मोमेंट अगर आप लिखोगे अबाउट ओरिजिन, तो एक्स की पावर 1 मतलब ई एक्स हो जाएगा ना। लाइक अगर आप लिखो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, दैट इज ई ऑफ एक्स की पावर 1। सेकेंड मोमेंट लिखेंगे, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसका, तो अगर डेफिनेशन लिखे
ऐसा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल या मीन ऑफ, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो हमें डिफाइन करना है ई एक्स को। तो ऐसा है कि इफ दिस इज डिफाइंड एज, इसका जो डेफिनेशन है, अगर डिस्क्रीट है, सो लाइक मैं अलग लिख देता हूँ, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, ई एक्स की जो डेफिनेशन है दैट इज समेशन वैल्यू ऑफ एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स आई, ठीक है। और आई जो भी है, आई की वैल्यू मान लो 1 to n, इस तरह से x1 x2 xn, या इसको ऐसे भी लिखते हैं समेशन एक्स आई इंटू पी आई, आई फ्रॉम 1 to n, जितनी वैल्यू है। या कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे जैसे साहू वाली बुक में है, तो वो तुम्हें इस समेशन एक्स आई इंटू एफ एक्स आई, तो एफ एक्स आई देखिए मतलब ये डिस्क्रीट है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स जो है उसमें मेनली एफ एक्स यूज़ करता है पीडीएफ के लिए, पीएमएफ के लिए यूज़ नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन है, सो ये डेफिनेशन तब होगा प्रोवाइडेड ये जो सीक्वेंस समेशन एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी, या मैं ऐसा बोलता हूँ पी आई, ये जो मॉड लगाया हमने एक्स पे, दिस मस्ट बी फाइनाइट, सो ये फाइनाइट होना चाहिए, तब उसका ये डेफिनेशन है डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखे तो फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल the expectation of x is integration x into fx of x dx, ये जो स्मॉल fx है दिस इज द pdf प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और जो भी उसका सपोर्ट है उस पर इंटीग्रेट करना है। तो ये तब होगा प्रोवाइडेड इंटीग्रल मॉड x into fx of x dx, this must be finite or this must exist, this must be finite, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए डेफिनेशन, और बाकी ऐसे डिफाइन कर लेंगे ई एक्स स्क्वायर का है तो इन जनरल, सो 10 अगर आपको डिफाइन करना है ई ऑफ एक्स की पावर एन, तो वैसे हो जाएगा, डिस्क्रीट है तो आप डिफाइन कर दोगे समेशन एक्स आई की पावर एन इंटू पी आई, पी आई इज अ प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग टू एक्स आई, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एक्स की पावर एन एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, जो भी इसका रेंज है उसमें, ठीक है। बाकी उसी बेसिस पे हो जाएगा प्रोवाइडेड जो भी कंडीशन है। ये कंडीशन था कि दिस इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है दिस शुड मस्ट बी फाइनाइट, और यहाँ प्रोवाइडेड इंटीग्रल है लाइक मॉड एक्स की पावर एन, दिस शुड बी फाइनाइट। सो मेनली आपको यही याद रखना है डेफिनेशन, मेनली इतना ही ये याद रखना है। ओके, जैसे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। सो ये था nth मोमेंट अबाउट ओरिजिन था, ठीक है। अगर nth मोमेंट अबाउट मीन बोलेगा तो लाइक nth मोमेंट ऑफ x अबाउट मीन, सो मीन म्यू है, म्यू का मतलब होता है ई एक्स, म्यू रखते हैं ना, चलो अभी कोई भी नंबर सी ले लो, अबाउट नंबर के बोल दो सिंपल, तो nth मोमेंट अबाउट नंबर के, कोई भी नंबर, सो ये क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस के की पावर एन, है ना, फिर के की जगह मीन आ गया तो x माइनस ई एक्स की पावर एन, सो nth मोमेंट अबाउट कोई नंबर के है, के की जगह मीन आ जाएगा तो हम के को मीन से रिप्लेस कर देंगे। सो ये मेनली डेफिनेशन है जो आई थिंक आप लोगों के लिए न्यू नहीं होगा,
कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। वेरिएंस भी डिफाइन करता हूँ उसके बाद ना, अभी पहले मीन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लिखता हूँ। सो क्वेश्चन सिंपल है कि इफ एफ एक्स ऑफ एक्स इज, मान लो ऐसा है 1/5 if x is between 2 and 7, 0 otherwise। तो इसलिए x की वैल्यू देखो यहाँ कॉन्टिन्यूस उसमें है, इंटरवल में है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। और ये पीडीएफ है। सो फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। चलो यही दोनों निकाल दो पहले, जल्दी से निकाल लो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आप आंसर बताइए सब लोग। सर पहला 4.5 आएगा। ओके, हाँ दूसरा 47/3। ओके। सो यहाँ से ठीक है, सबने सही निकाला। और डेफिनेशन क्या है, ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि ये पीडीएफ है और x की वैल्यू यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है। तो इंटीग्रल x इंटू, हम जानते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है हमारा 2 से 7 का ही लेंगे, बाकी पे तो 0 है, तो 2 से 7 का ही लीजिए। 2 से 7 x इंटू एफ एक्स है आपका 1/5 डी एक्स। तो यहाँ से ई एक्स जो होगा 1/5 आप बाहर कर लीजिए, 2 से 7 एक्स डी एक्स। सो 1/5 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 2 to 7 and then 1/5 इजी है, 7² माइनस 2² होल अपॉन 2 है। तो 1/5 नीचे लो, चलो 2 नीचे बुला लो 5 के साथ, 5 टू 10 हो गया। और 49 माइनस 4 45, तो ठीक है 4.5। और सेकंड क्या आया, ठीक है ना। ये डेफिनेशन सिंपल क्या किया हमने, 47/3। सॉरी ये डेफिनेशन सिंपल यूज किया। ओके 47/3। सो ऐसे ही हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर। तो इसका डेफिनेशन होगा x² इंटू पी डी एफ। ये बस अब इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ खास लॉजिक उतना है नहीं, बस आपको देखना है सपोर्ट क्या है 2 to 7। तो अब x² इंटू 1/5 डी एक्स 2 to 7, ठीक है। तो 1/5 बाहर, x² का इंटीग्रेशन x³/3 2 to 7। तो ये 1/5 से जब 15, 7 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। और बस अब सब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होता है 343। यस सर, 135/15। ओके, सो आएगा 335/15। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 3 जा 5 6 जा। ओके, तो यहाँ से आ गया ई एक्स एंड ई एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप जैसे डिस्क्रीट के लिए देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, मान लो ऐसा है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, ऐसा मान लो 1/2 इफ x इज इक्वल टू 2 एंड 1/3 इफ x इज इक्वल टू 3 एंड 1/6 if x is equal to 4, 0 otherwise।
तो अब यहाँ सिंपल देख सकते हैं कि ये वैल्यू डिस्क्रीट है, मतलब पॉइंट पे डिफाइंड है, तो मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और वहाँ क्या था, पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये कॉन्टिन्यूस था, तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम इंटरवल में दिया था। तो क्वेश्चन है फाइंड अगेन ई एक्स एंड ई एक्स स्क्वायर। ये बस डेफिनेशन समझने के लिए एग्जांपल, एग्जाम में इतना आसान नहीं आता है। सर 3.5 और 23/3। ओके 8/3 23। तो जैसे हमने डेफिनेशन लिखा था, ई एक्स का मतलब होगा समेसन, क्योंकि डिस्क्रीट है, एक्स की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू है उसको लिख दिया हमने, समेसन ले लो उस पर। तो यहाँ है 2 पे है 1/2, 3 पे है 1/3, 4 पे है 1/6, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/6, तो 1 प्लस 1 प्लस 2/3, so 2 प्लस 2/3 8/3। ठीक है, क्या किया हमने, x इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, x इंटू प्रोबेबिलिटी, x इंटू प्रोबेबिलिटी, फिर ऐड कर दिया डिस्क्रीट के लिए। ये एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, अब x का स्क्वायर करके यही चीज़ करेंगे, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 1/2, 3 स्क्वायर इंटू 1/3, 4 स्क्वायर इंटू 1/6, बाकी बता 0 है तो कोई पंगा नहीं है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ किया मैंने, ये एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ समेसन एक्स आई स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, समेसन ओवर एक्स, है ना, ये यूज़ किया। तो बस उसको अब इसकी वैल्यू क्या आएगी देख लीजिए, 4/2 2, 9/3 3, 16/6 8/3। ठीक है, तो 5 या 15 8 कितना 23, तो ये आ गया 23/3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं वेरिएंस डिफाइन करता हूँ, फिर रिलेशन डिफाइन करता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू है 1/5 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ ई एक्स स्क्वायर, ये भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है क्योंकि पीडीएफ में Undefined. नॉट डिफाइंड। Hmm. ओके, कैसे डिसाइड किए, दोनों Log अनडिफाइन है। ओके, अगर मैं सीधा सीधा निकालता हूँ तो क्या होगा, एक मिनट, ई एक्स, log t आ रहा है उसके बाद इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी लिमिट आ रहा है, ओके, तो log इंफिनिटी इंफिनिटी होगा। 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही ना। तो Yes, sir. एक रूल के अकॉर्डिंग, अच्छा आप लोगों ने वो यूज़ कर लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
तो मान लो लिमिट कोई नंबर ले लेते हैं, ए बोलते हैं, ए टेंस टू इन्फिनिटी, तो माइनस ए टू ए एक्स अपॉन 5 टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इवन ऑड फंक्शन पता है आप लोगों को? इस फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? ऑड फंक्शन है सर। इवन फंक्शन क्या होता है? एक्स को माइनस एक्स रखने पे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑड फंक्शन को Odd क्या होता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये आ गया, लिमिट ए टेंस टू Zero. इन्फिनिटी 0, आंसर आ गया 0। हम्म, लेकिन ये थोड़ा गलत है, मतलब क्योंकि EX हम तब फाइंड करते हैं जब हमारा कंडीशन था, प्रोवाइडेड एक कंडीशन था ना, प्रोवाइडेड, तो वो वाला यहाँ फेल हो जाता है। जो आप लोगों ने किया एक्चुअली वो है मेनली ये था ना, प्रोवाइडेड दिस शुड बी फाइनाइट। बट अगर मैं एक्स पे मॉड ले लूंगा तो उस केस में ये आंसर इनफाइनाइट रहेगा। ये जो कंडीशन था EX के लिए, ये वाला फेल हो जाएगा। देखो ऐसे तो ठीक है। सो मेनली क्या है, जो कंडीशन था कि मॉड एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट, वो यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पता है ये कौन सी रैंडम वेरिएबल है। तो ठीक है, अब ये जो मैं कह रहा था कि ऑड इवन पहचानो, तो मैं वैसे लिख देता हूँ। देखो लिमिट मान लो ए टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ए टू प्लस ए मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इस फंक्शन के बारे में बताओ, ये ऑड है कि इवन है? इवन है सर। इवन है। एक्स को Even. माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एक्स के प्लस में माइनस एक्स रखेंगे तो सेम फंक्शन आ जाएगा। और ये इवन है, तो इवन के लिए हम जानते हैं ट्वाइस हो जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ into इंटीग्रेशन है ना, ट्वाइस हो जाएगा 0 0 to टू a. ए मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और चूंकि अब 0 टू ए पॉजिटिव हो गया तो मॉड एक्स को हटा के आप ए कर सकते हो, मॉड एक्स को हटा के आप एक्स कर सकते हो, क्योंकि जो 0 टू ए पॉजिटिव नंबर कंसिडर करेंगे हम डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको आंसर प्लस इंफिनिटी दे देगा अगर सॉल्व करोगे आगे जाके तो। ठीक है, तो ये वाला फेल हो जाता है कंडीशन। तो वो जो कंडीशन था प्रोवाइडेड दिस एग्जिस्ट, वो फेल हो गया। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि EX डज नॉट एग्जिस्ट। सो EX डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड यू कैन से। ठीक है, अच्छा एक रिजल्ट भी है कि जैसे मैं पहले लिखा देता हूँ, जैसे EX एग्जिस्ट नहीं किया तो हम EX स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकते हैं? सो व्हाट कैन वी से अबाउट EX स्क्वायर? अगर EX एग्जिस्ट नहीं करता है तो अगर लोवेस्ट मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके ऊपर जितना सारा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइन, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। तो सिंपल एक रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। रिजल्ट ये है एक्चुअली कि मान लो ऐसा है, इफ m कोई नंबर छोटा है n से, ठीक है, देन पहला पॉइंट है EXN एग्जिस्ट। देखो पावर ज़्यादा बोल रहा हूँ, m छोटा है n से, तो ज़्यादा पावर वाला एग्जिस्ट करता है तो उससे छोटा पावर वाला हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट मतलब फाइनाइट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू विल बी फाइनाइट। तो दिस एग्जिस्ट। अगर लार्जर जो मतलब ऐसा बोलूँ कि nth मोमेंट अबाउट मीन अबाउट ओरिजिन एग्जिस्ट, देन mth मोमेंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे m जो है वो छोटा है n से, m जो है छोटा है n से। और दूसरा देखो क्या होता है ना, तुम्हें पता होगा कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर नहीं पता है देखना, बड़ा काम का चीज़ है ये। कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? एक ही स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बताता है, इक्विवेलेंट वे में। मतलब
P इम्प्लाइज Q का मतलब वही होगा जो नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P होगा। इन दोनों का मतलब सेम है। ये स्टेटमेंट जो बात कहता है वही स्टेटमेंट ये बात कहता है। तो लिखने के तरीके अलग है, दोनों का मीनिंग सेम। मतलब कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो लिखते हैं हम दैट हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल स्टेटमेंट। सो इफ देन स्टेटमेंट है, इसका कंट्रापोजिटिव ये है। तो P इम्प्लाइज Q का सेम मीनिंग है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, है ना। इसका मतलब ये है कि तुम अगर नहीं पढ़ते हो तो रिजल्ट नहीं होगा, और रिजल्ट नहीं हुआ इसका मतलब ये था तुम पढ़े नहीं थे। सेम बात है दोनों, मतलब ये मैथमेटिकल लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं होगा। उल्टा ले लो, मत सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, तुम पढ़ते हो तो रिजल्ट होगा, है ना। मैं ये बोलना चाह रहा था। सपोज एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, इफ़ यू स्टडी देन योर रिजल्ट, मतलब यू विल बी सक्सेसफुल। इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल मीन्स यू हैव नॉट स्टडी। मतलब ये स्टेटमेंट कहता है, दोनों सेम बात है। तो मैं अब थोड़ा इस लैंग्वेज में बोलता हूँ। यहाँ पे देखो, हमने बोला दिस स्टेटमेंट इज P, दिस स्टेटमेंट इज Q। सो P इम्प्लाइज Q है। अब इसी का मुझे नेगेशन लिखना है, सॉरी नेगेशन नहीं, कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखना है, तो वो क्या कहता है, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो मैं नॉट Q कहता हूँ, तब इसका नॉट कर दो। इसका मतलब हुआ E ऑफ XM डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इम्प्लाई करेगा कि E ऑफ XN, इसका भी नेगेशन ले लेंगे B वाले का, डज नॉट एग्जिस्ट। सेम बात है, मतलब कहने मतलब है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सेज द सेम थिंग इन अदर वर्ड्स। तो दोनों के वर्ड्स अलग अलग है, मतलब सेम है, ठीक है। तो पावर ज़्यादा वाला एग्जिस्ट करेगा तो उससे कम पावर वाला हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मतलब मोमेंट्स, हायर मोमेंट एग्जिस्ट करता है तो लोअर मोमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर लोअर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हायर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ रहा है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा है, इफ E ऑफ एक्स क्यूब एग्जिस्ट, तुमने ये देख लिया इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज कि EX और EX स्क्वायर ये पक्का एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। मतलब अगर फाइनाइट हो तो फाइनाइट होगी। और इसी को दूसरे स्टेटमेंट में बात करूँ दूसरे तरह से, मान लो ऐसा है, इफ EX स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, तो EX स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, तो क्या EX की गारंटी देगा ये? अभी ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। यस, मतलब ये भी मैं बोल रहा हूँ अगर EX स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये किसकी गारंटी देगा, EX क्यूब की या EX की? EX क्यूब की। हाँ क्यूब की। EX के बारे में कुछ नहीं कह सकता है, हो सकता है EX एग्जिस्ट करे ना करे, पता नहीं हमें। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। ये EX स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट है, तो अब ये पक्का है कि इससे हायर वाला जो मोमेंट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लोअर के बारे में कुछ नहीं कह सकता है, हो सकता है एग्जिस्ट करता हो या नहीं भी करता हो, पता नहीं। तो अगर लोअर वाला एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये पक्का है कि हायर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये EX के बारे में कुछ नहीं कह पाएगा जो सेकेंड स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लेकिन वो ये बताएगा कि EX स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब इससे ऊपर वाला अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये है कि देन लाइक EX क्यूब हो गया या EX4 हो गया, एंड आगे वाला जो है दैट विल नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो EX के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कंफ्यूज मत होना रिजल्ट से। इसलिए बड़ा रिजल्ट का थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी है ना हम गलत वे में ले लेते हैं। तो ये बस ये कह रहा है कि ये बिल्कुल वही बात, अगर सीक्वेंस सीरीज तुमने पढ़ा है या पढ़ोगे, वहाँ एक ऐसे ही कंफ्यूजिंग रिजल्ट होता है। नहीं होता, ये क्या करें अब। अच्छा चैट में कुछ आया हुआ मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम लोग को अनम्यूट करके बोलना चाहिए ना, फुल स्क्रीन में चैट नहीं दिखता है। उसका जो डाउट है पूछूंगा तो दिख सकता है। ओके जी, तो यहाँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हायर मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो उसका लोअर मोमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका हायर, लाइक देखो फिर से इसको ध्यान रखो, एम छोटा है एन से, तो अगर हायर एनथ मोमेंट एग्जिस्ट करती है तो एमथ मोमेंट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। उल्टा है यहाँ पे उसके कंट्रा पॉजिटिव है कि एमथ मोमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन एनथ मोमेंट विल नॉट एग्जिस्ट। सो लोअर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करती तो हायर नहीं करेगी। मैं बताना चाह रहा था इससे रिलेटेड क्या ऐसे ही एक स्टेटमेंट सीक्वेंस सीरीज में आता है ना, कि
summation an converges, है ना, this converges, then an will converge to 0, ऐसा होता है ना, n जो भी है 0 से infinity। और दूसरा इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होता है। पहला स्टेटमेंट ये है, इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है कि अगर an 0 पे नहीं जाएगा तो समेशन an will not exist, ठीक है। दिस नॉट कन्वर्ज, मतलब मैं लिखता हूँ डाइवर्जेंस, ठीक है, ये था कन्वर्जेंस। अब यहाँ गलती बच्चे क्या करते हैं, वहाँ भी गलती हो जाती है कि जैसे बच्चे स्टार्टिंग में देखे अच्छा an 0 पे चला गया मतलब वो कन्वर्ज करेगा, वो गलत बात हो गया, मतलब कन्फ्यूजन वहाँ भी होती है। हम सही क्या पॉइंट कहना चाह रहे हो जरा समझना। तो ये नॉट कन्वर्जेंस के बाद गारंटी देता है कि ये डाइवर्स करेगी। कभी कभी क्या होता है, बच्चा an चेक किया, an 0 पे जा रहा है तो वो कुछ भी नहीं बता सकता है। तो जो सीक्वेंस सीरीज पढ़े हैं उनको तो हवा लग रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं जब पढ़ेंगे तो वहाँ समझ आएगा। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में, सॉरी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में पढ़ते हैं। सो वहाँ भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो जैसे यहाँ पे है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत पड़ती है। ये दोनों सेम बात है और बताया इसलिए ताकि ये तुम समझ सको, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का कंट्रा पॉजिटिव है। कंट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है कि दोनों के मीनिंग सेम है। और कंट्रा पॉजिटिव वेरिएशन क्या है, P इम्प्लाइज Q का कंट्रा पॉजिटिव होता है, माइनस Q आई मीन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट Q, तो वहाँ भी ऐसे ही है। तो हमारा पॉइंट पे आ जाता हूँ अब मैं। तो हमने पहला ये बताया EX क्यूब एग्जिस्ट करता है, तो EX स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा पक्का। अब फिर से EX क्यूब एग्जिस्ट किया है, तो अब EX4 के बारे में ये कुछ भी नहीं बताएगा, मतलब इसे अगर एग्जिस्टेंस में क्या है वो लोअर के बारे में बताता है। हायर मोमेंट एग्जिस्ट किया तो लोअर मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसकी गारंटी देगा, अपने आगे वाले के बारे में नहीं बता सकता ये। अब EX4 एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सो इस रिजल्ट को ध्यान से समझने की जरूरत है। ओके, तो समरी ये है, मीनिंग ये है कि हायर मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, सो लोअर मोमेंट विल आल्सो एग्जिस्ट। इफ लोअर मोमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन हायर मोमेंट विल नॉट एग्जिस्ट। फाइन, तो मैं अब आता हूँ इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ से देखो EX तुमने निकाला तो ये पक्का हो गया कि EX स्क्वायर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, EX क्यूब एग्जिस्ट नहीं करेगा आगे। सो एक्चुअली कॉची रैंडम वेरिएबल का ये PDF है, स्पेशल केस है, तो उसमें कोई भी मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब आगे हम पढ़ेंगे। सो इसका कोई भी मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मोमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट, और इसीलिए इसका MGF भी एग्जिस्ट नहीं करता है, MGF डज नॉट एग्जिस्ट। MGF जिन लोगों ने सुना है ठीक है, नहीं सुना है तो कैसे। सो MGF मतलब मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। ओके, तो ये एक एग्जांपल बता दिया क्योंकि पूछते अभी मुझे IIT गुवाहाटी वालों ने पूछ लिया था यही चीज़, क्या MGF हमेशा एग्जिस्ट करता है क्या, तो है ना। तो अगर तुम्हें एग्जांपल याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम तो बोलोगे हाँ ही, क्योंकि ऐसे रैंडमली चूज करोगे कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका एग्जिस्ट कर ही जाएगा। सर एक क्वेश्चन है सर कि MGF हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिक क्यों होता है? MGF हर डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिक क्यों होता है, क्योंकि मोमेंट उसका, अच्छा तुम उसको वो कर सकते हो एक्चुअली जब उसको ब्रेक करोगे ना तो वो इन्फिनाइट सीरीज बनाता है। और अभी इसको मैं तुम्हें ये पूछना दोबारा क्वेश्चन मुझसे, तुम मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन अभी डिस्कस करेंगे ना उसमें, तो हर टर्म एक मोमेंट जनरेट करता है तो उसकी वैल्यू एक्चुअली यूनिक होती है। जैसे EX भी एक्चुअली मोमेंट भी तो यूनिक होता है अगर एग्जिस्ट करता मोमेंट है। भी यूनिक होता है इसीलिए मोमेंट। हाँ, तो हर पॉइंट मतलब EX फाइंड करोगे किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो EX अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी यूनिक होगा। तो इसीलिए वो भी एक्चुअली क्या है कि जो मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन है दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंट्स। तुम अगर 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 MGF यूनिक नहीं होगा, हम लोग अगर मूवमेंट निकालेंगे तो मीन कभी कुछ आएगा, कभी वेरिएंस हाँ कुछ हाँ आएगा, चेंज होते जाएगा। हाँ, तभी तो दोनों रिलेटेड हैं इसीलिए। तो ये भी रिजल्ट है कि मीन इफ एग्जिस्ट इज यूनिक, ठीक है, EX जो एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मैं अभी क्या बात कर रहा था, सिर्फ हम लोग मीन की बात की है, मीन कैसे निकालना है, डिस्क्रीट के लिए कैसे फाइंड करना है और कंटिन्यूअस के लिए कैसे फाइंड करना है। फिर उसमें हमने एक रिजल्ट देखा है ये वाला कि हायर मोमेंट एग्जिस्ट देन लोअर मोमेंट एग्जिस्ट, लोअर डज नॉट एग्जिस्ट देन हायर डज नॉट एग्जिस्ट।
ओके अभी चलो एक दो क्वेश्चन या वेरिएंस डिफाइन करें। तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, जो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन होता है वेरिएंस ऑफ एक्स लोग डिफाइन करते हैं, तो मेन डेफिनेशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, जहाँ पे म्यू से हमारा मतलब है ई एक्स से, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। और ये है मोमेंट अबाउट मीन, तो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज द वेरिएंस। अब इसी को, जैसे एक तो ये डेफिनेशन हो गया, अब इसी को थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। अच्छा ये एक नंबर होता है, मीन एक नंबर है, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो म्यू कोई नंबर होगा, ठीक है। अच्छा एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज अगर हम देखना चाहें तो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन एक फंक्शन है ना, ई इज अ फंक्शन एक्चुअली। तो जैसे क्या होता है, पहला ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। और ये कैसे आता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, तो अभी मैं बस लिख देता हूँ फिर अभी प्रूव करते हैं। एंड लाइक कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई, मान लो ए एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल, so you can simply distribute it linearly, so like a time ex plus a time ey। और इसका प्रूफ मुश्किल नहीं है, जो सिंपल डेफिनेशन लिखना है और डेफिनेशन से आ जाए, ठीक है। तो दोनों का डेफिनेशन ई एक्स का डेफिनेशन यूज करके, तो मैं इसको यहाँ यूज करूंगा इसलिए इसको लिखा हूँ। कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट सेम रहता है और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ई लिनियरली। तो यहाँ पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, फिर अब ये 3 टर्म्स आ गए, सो e ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस e ऑफ म्यू स्क्वायर, लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कांस्टेंट ही बाहर कर सकते हैं, तो माइनस 2 म्यू कांस्टेंट बाहर कर लो चाहो तो, ये माइनस 2 म्यू एक्स, अभी ऐसा रखो, ठीक है। ये भी यही था, मतलब तुम अगर तीसरा में लिखता अलग अलग से, तो दूसरा इसको हम थर्ड बना देते हैं। तो दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ k टाइम x है, तो यू कैन टेक इट आउट, k टाइम ex। तो ये चीज़ यहाँ भी दिख रहा होगा, थर्ड वाले में भी, थर्ड वाले में हमने वही लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ई एक्स स्क्वायर तो ठीक है, म्यू एक नंबर है तो म्यू स्क्वायर भी एक नंबर होगा, और किसी कांस्टेंट नंबर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट ही रहता है। माइनस 2 म्यू बाहर कर लेते हैं तो ये बचा ई एक्स, और ई एक फंक्शन है एक्स का, एक्सपेक्टेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल, और ई एक्स का दूसरा नाम म्यू है, तो फाइनली व्हाट वी हैव, ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू, और ई एक्स का ही नाम म्यू है तो म्यू इंटू म्यू म्यू स्क्वायर हो गया, सो 2 म्यू स्क्वायर। सो फाइनली व्हाट यू हैव नाउ, ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो बताना क्या चाह रहा हूँ, तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, नोटेशन इसका है सिग्मा स्क्वायर, so one way you can write x minus mu whole square, in other way you can write e of x square minus mu square, या e of x square और mu is a number e x whole square, ठीक है। तो ये वेरिएंस की डेफिनेशन है, कोई एक डेफिनेशन लेके चलो, बाकी एक रिजल्ट है। तो अभी जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर निकाला है, तो उस क्वेश्चन में हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमने मीन निकाला तो हमारा वैल्यू आया 4.5, और वेरिएंस हमने फाइंड किया दैट वाज 67/3, तो ये उसको सॉरी ई एक्स स्क्वायर, सो ई एक्स इज 4.5, ई एक्स स्क्वायर इज 67/3। अब इन दोनों को यूज करके हम वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं सिंपली, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, तो मतलब 67/3 में से 4.5 के होल स्क्वायर को घटा देंगे तो वो हमारा आ जाएगा वेरिएंस, ठीक है। सिमिलरली हेयर ई एक्स वी गॉट 8/3
एंड EX² वी गॉट 23/3। तो यहाँ से अगर मुझे वेरिएंस चाहिए होगा x का, तो EX² जो कि है 23/3 में से 8/3 के होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो ये जो भी आएगा वो हमारा वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो दिस ऑल यू नो। सो दिस सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, एंड सिग्मा स्क्वायर में जो सिग्मा दिखता है, फिर ये जो आपको सिर्फ सिग्मा x में लिख रहा हूँ, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर कभी ये पूछ ले आपसे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो इन शॉर्ट जो सिग्मा x है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, तो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आप किसी भी रैंडम वेरिएबल का फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, है ना। क्योंकि वेरिएंस निकालने के लिए भी आपको एक्सपेक्टेशन ही चाहिए, x का एक्सपेक्टेशन और x² का एक्सपेक्टेशन, देन ये फॉर्मूला लगा के फाइंड करना है, और वेरिएंस आ गया तो रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे मान लो मुझे ये प्रूव करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कैसे प्रूव करें जी? देखो, क्वेश्चन इज प्रूव दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। बताओ जी, कोई बताओ मुझे कैसे प्रूव करूं? तो डेफिनेशन लगा लो, डायरेक्ट सिंपल फार्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। डेफिनेशन लगा लेते हैं। EX का डेफिनेशन क्या था? चलो कंटिन्यूअस मान कर लेते हैं किसी कांस्टेंट पे, तो -∞ से +∞ k टाइम fx ऑफ x, यही था ना। अगर यहाँ x होता तो मैं यहाँ x रखता, x जगह k है तो हम k रख रहे हैं। ठीक है, इसको डीजेनरेट बोल सकते हो आप, डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एक है ना, एक कांस्टेंट पे कर दिया। चलो ये अब कांस्टेंट है, पीडीएफ है, 1 हो जाएगा। हाँ, कांस्टेंट बाहर कर लो और fx ऑफ x, पीडीएफ का इंटीग्रेशन में 1। हाँ, और ये PDF के डेफिनेशन से ये 1 होता है, तो k × 1 आ गया k, है ना, ये डेफिनेशन से ही 1 होता है, डेफिनेशन में ये नॉन नेगेटिव एंड शुड बी 1, ये आ गया। फिर इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट भी प्रूव कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ k टाइम x इज k टाइम एक्सपेक्टेशन x। ये भी कुछ नया नहीं है, बस एक डेफिनेशन लगाने की ज़रूरत है। लाइक अगर मैं kx का डेफिनेशन यूज़ कर लूँ, तो इंटीग्रेशन kx टाइम fx ऑफ x dx। तो हम यहाँ कैपिटल तो नहीं लिखते हैं, हम यहाँ स्मॉल लिखते हैं। ठीक है, और जो भी इसकी लिमिट होगी वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो कांस्टेंट तो इंटीग्रल के बाहर आ सकता है, और नाउ देखो कुछ है नहीं, है ना। तो x के आपका बाहर है, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द EX। तो हमने डेफिनेशन यूज़ किया। ठीक है, अगर यहाँ x होता तो मैं यहाँ x लिखता, लेकिन kx था तो मैंने kx लिखा। ठीक है, दिस वाज द kx, so we used kx and k we take outside, जो बचा वो EX। ऐसे ही बाकी वाला भी आ जाएगा, है ना। जो तीसरा वाला है, अगर आप करना चाहो तब खुद करके देख लो, ax + by ले लो, या x1 y1 ले लो, या सिंपली ऐसे छोड़ दो, ये ले लो। तो ये आएगा a e टाइम x प्लस क्या e टाइम b, तो e टाइम b इज b। तो ये भी वैसे ही प्रूव हो जाएगा ऊपर वाले तरीके से, तो कर सकते हो आप। ओके, तो ये तो हो गया एक्सपेक्टेशन के बारे में। कांस्टेंट है, क्वेश्चन है वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज, वेरिएंस ऑफ k इज इक्वल टू 0। 0। कैन यू प्रूव दिस? यस सर। सो डेफिनेशन यू लगा कैन सकते टेक हैं। डेटा, अगर केवल हम लोग अगर कांस्टेंट को वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2 2 2 2 2, कोई डेटा हम अगर ले लिए, इसका वेरिएंस निकालेंगे तो 0 होगा ना। राइट राइट। या अगर मैम अभी जो हम डेफिनेशन लिखे हैं उसी को यूज करके देखते हैं। देखो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x की डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, e ऑफ x², या पहला वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मेन वाला भी, नो प्रॉब्लम, e ऑफ x होल स्क्वायर। ये हमने वेरिएंस को भी डिफाइन किया है। चलो x को मैं रख देता हूँ कांस्टेंट,
चलो रख दो। अब x को मैं कांस्टेंट रख देता हूँ, ई ऑफ के स्क्वायर माइनस ई के का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ई ऑफ के का होल स्क्वायर। अब आप क्या जानते हैं एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी से, ऐसे भी किसी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, सेम ही रहता है। के यहाँ भी ई के ही रहेगा, हो गया जीरो। तो हमने ये फॉर्मूला यूज करके दिखा दिया जीरो है, ठीक है। तो याद रखना है कि वेरिएंस, किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा जीरो होगा, वेरिएंस ऑफ सम कांस्टेंट इज जीरो। सेकेंड, तो जैसे तो फॉर्मूला में लिख देता हूँ मैं, तो ये सब नोट में चल रहा है। पहला पॉइंट में ही था। दूसरा पॉइंट, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट टाइम एक्स क्या होगा जी, के स्क्वायर वेरिएंस ऑफ के स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो फिर से हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, प्रूफ करना है तो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, आरएचएस खुद ही आ जाएगा। तो अगर मैं एलएचएस से स्टार्ट करूं, सो मुझे पता है फॉर्मूला वेरिएंस एक्स का, वेरिएंस एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, हमारा तो एक्स या के एक्स है, कोई बात नहीं, हम एक्स या के एक्स डाल देंगे। सो इन प्लेस ऑफ एक्स यू पुट के एक्स, सो के एक्स होल स्क्वायर माइनस ई ऑफ के एक्स, अब इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है जी। हम इसको ओपन करके देखते हैं। सो के ई स्क्वायर ऑफ, बाहर आ जाएगा, हाँ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ चलो इसमें से भी के तुम बाहर कर सकते हो, तो के ई एक्स और यहाँ पूरे का स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर बाहर आ गया, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, और के स्क्वायर ई एक्स का होल स्क्वायर। सो के स्क्वायर बाहर कर लिया, तो बचा मेरे पास ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, और तो क्या बचा मेरे पास, के स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, जो कि मैं प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया सी। अब क्या बचता है, तो सिमिलरली इसी को मैं आगे एक्सटेंड करके लिख दूं, थर्ड वाले को, थर्ड फॉर्मूला बना दूँ अब मैं, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्या होगा ये, के स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए स्क्वायर टाइम वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि बी का वेरिएंस तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स ना लिख के चलो एफ ऑफ मैं टी ले लेता हूँ, एफ ऑफ टी यह है ई ऑफ एक्स माइनस टी होल स्क्वायर। दिस इज मिनिमम फॉर टी इज इक्वल टू व्हाट, जैसे ऑप्शंस में देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, कहीं यूज हो जाता है एक्चुअली, मुझे भी इंटरव्यू में पूछ लिया गया था पिछले साल। ए ऑप्शन होगा सर। ए हाँ, ऑप्शन करेक्ट, जिन लोगों को पहले से ही पता है दैट इज फाइन। प्रूफ कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करके सर। मिनिमाइज करके सर। दोनों तरीका है, जो दोनों तरीका बता रहे हो, दोनों से आंसर सेम है, लाइक डी हो सकता है, कुछ भी लिख रहा है, जीरो लेते हैं बस, कुछ भी। सो पता ही सबको आंसर इज ए। सो दो तरीका है, एक तो है हम डिफरेंस कैलकुलस यूज करें, दूसरा हम मतलब हम प्रोबेबिलिटी यूज करके करें, मतलब लाइक रैंडम वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज करें। तो देखो मैं करके देखता हूँ दोनों से सॉल्यूशन। सो मेरे पास एक फंक्शन है एफ टी लिया मैंने, हाँ, ई ऑफ एक्स माइनस टी और इस पूरे का स्क्वायर है। तो पहले मैं कैलकुलस यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तुम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी भी सबको पता है,
तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अभी ये टी का फंक्शन है तो टी वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, ई ऑफ टी स्क्वायर ही होगा क्योंकि टी विल ट्रीट एज अ नंबर, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल है लेकिन रियल नंबर टाइप होगा, 2t ई एक्स। ओके, अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एफ डैश टी, क्या आएगा? 0 2 t ये एक नंबर है कोई, ठीक है, सो दिस इज सम नंबर फॉर टी 0 2t 2 ई ये हो एक्स, गया। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, टी है। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, डबल डेरिवेटिव भी कर लो, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहा हूँ, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में? हाँ सही 2 आ है, रहा है ग्रेटर देन 0। हाँ 2 आ गया, दिस इज मोर देन 0, और आपने पढ़ा होगा अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया सो मिनिमम मिनिमम मिलेगा चाहे कोई भी तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट आया, क्योंकि कुछ कंडीशन तो आया नहीं। सो वट एवर इज योर क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट एट विच यू विल गेट मिनिमम। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, तुम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख देते हो, तो यहाँ से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दिया, इज तो इक्वल मुझे टू टी की वैल्यू मिल गया ई एक्स। सो ये प्रूव हो गया, और ये बता रहा है कि मिनिमम होगा इस पॉइंट पे क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड है, तो कैलकुलस हो गया। सेकेंड मेथड से अगर मैं इसको करें तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए एफ टी का। एफ टी क्या है, ठीक है ना, इसमें किसी को डाउट तो नहीं, देख लो सिंपल कैलकुलस है, किसी फंक्शन की मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरी बार करते हैं, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मिनिमम मिलेगा टर्निंग पॉइंट पे। टर्निंग पॉइंट क्या है, एफ डैश को 0 पुट कर दिया। और सेकेंड वे है हम ऐसे लिखते हैं इसको, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस टी होल स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं इसको, एक्स माइनस म्यू प्लस म्यू माइनस टी, हमने म्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट किया। ओके, सो फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। मैं ए इसको बोल रहा हूँ पहले दो टर्म को, बी दूसरे टर्म को, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सॉरी, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर। सर इसको इसको हाँ अगर सीधा डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट वाले मेथड से करें तो? अच्छा, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये किया हमने ना, मैंने एक्सपैंड किया, आप नहीं भी कर सकते, है ना, देखिए, मतलब हम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते थे यहाँ से, तो भी आंसर हमारा जाके यही पे आता। डिफरेंशिएट करते फिर 0 पुट करते, तो मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया है, अदरवाइज डायरेक्टली भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से अगर आप ये चाहते हैं कि एफ डैश टी डायरेक्टली निकाला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ई ऑफ क्या होगा, 2 टाइम एक्स माइनस टी, और -1 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि टी का कोफिशिएंट -1 है, इंटू -1, इस तरह से। फिर डबल डेरिवेटिव निकालना चाहो, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, ई रहने दो, -2 रहने दो, अब एक्स हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो -1 बचेगा, +2 हो गया, ई ऑफ 2 2, यही आ गया, देखो डबल डेरिवेटिव 2 आ गया, 2 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मिनिमा। अब तुम एफ डैश टी को 0 पुट करो, 0 पुट करो, उसको खोलना पड़ेगा, तो इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो यही आएगा, 2 बाहर, ई ऑफ एक्स टी माइनस डी एक्स। स्टैंड करो, अपने नोटबुक पर लिख के अपने हिसाब से करो। सो ये आएगा टी माइनस ई एक्स, वही आएगा जो यहाँ आया है, कुछ अलग नहीं आता है, देखो यही आया, सेम आता है। फिर 0 पुट कर दो, टी बराबर ई एक्स आ गया। ये मेथड हमने किया, दूसरा मेथड से कर रहे हैं, तो ठीक है। हम ये मेथड किसी स्टैट्स की बुक में मुझे मिला नहीं है, वो हमने ऐसे ही कर दिया, मतलब मैं देखा तो ज़्यादातर बुक्स में यही किया हुआ है। तो ए माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे प्लस 2 ए बी, ठीक है, अभी एक्सपेक्टेशन के अंदर ही चल रहा है सब कुछ इस तरह से। अब एक्सपेक्टेशन को ओपन कर सकते हैं, तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर एंड
ई ऑफ म्यू माइनस टी होल स्क्वायर। देखो म्यू भी नंबर है, टी भी रियल नंबर की तरह है, मतलब जो भी नंबर होगा वेरिएबल है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के लिए सिर्फ एक्स इंपॉर्टेंट है, टी इंपॉर्टेंट नहीं है ई के लिए, ठीक है। और प्लस 2 टाइम, फिर से यहाँ बात करूँगा, म्यू माइनस टी एक नंबर है तो इसको हम बाहर रख सकते हैं, और यहाँ होगा ई ऑफ, बचेगा एक्स माइनस म्यू। मैं क्या किया है, हमने एक्सपेक्टेशन को अंदर शिफ्ट किया थे बाहर, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेशन क्या किया, ये माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, फिर एक्सपेक्टेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है सिंपली। तो ये तो रहने दो अभी, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर फाइन है, ये एक नंबर है म्यू माइनस टी होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन को इस नंबर पे, तो नंबर का एक्सपेक्टेशन नंबर ही होता है कांस्टेंट का, तो ई के लिए वो कांस्टेंट है, ऐसे टी वेरिएबल है फंक्शन के लिए। और यहाँ पे म्यू माइनस टी है, और इसको खोलो क्या होगा, ई एक्स माइनस ई म्यू, 0. 0, ई एक्स म्यू होता है, ई एक्स माइनस यू में जाकर फाइनली ये 0 हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये वाली चीज़ मिनिमम कब होगी, इसकी ये मिनिमम कब होगी। अब दो पॉजिटिव नंबर है, अगर ये वाला 0 हो जाए, क्वेश्चन ये था टी की वैल्यू क्या लोगे ताकि मिनिमम हो जाए, क्वेश्चन यही है टी की वैल्यू क्या है ताकि ये जो मेरा फंक्शन है ये वाला मिनिमम हो जाए। तो ये फंक्शन इक्वल आया यहाँ पे। अब ये वाला मिनिमम कब होगा, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि टी चाहिए मुझे, टी तो यहाँ है नहीं, हमें तो टी चाहिए ना, टी ऐसा क्या रखे ताकि मिनिमम हो। अब यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, ये रखेंगे। है ना, तो इसको 0 कर देंगे तो काम हो जाएगा। सो अगर म्यू माइनस टी 0 हो गया तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। दो नंबर का सम है और दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे मिनिमम करना है, टी क्या रखूं ताकि मिनिमम हो जाए, तो तुम टी को म्यू रख दो तो आंसर मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब है दिस इज मिनिमम व्हेन टी इज इक्वल टू म्यू। तो ये हो गया प्रूफ, म्यू का मतलब हो गया ई एक्स। तो ये भी एक तरीका है, जैसे भी समझ आता है, मतलब तरीके और भी हो सकते हैं, मे बी इससे भी अलग कुछ हो सकता है। तो क्वेश्चन ये था दिस इज मिनिमम व्हेन, ठीक है, तो व्हेन फॉर ई एक्स। ठीक है, तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने लिखा है अभी। सर एक डाउट पूछे, हाँ बताओ बताओ। मतलब थोड़ा ये कुछ हट के है, जैसे अगर हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो मीन से डेविएट करा के लिख रहे हैं, वहाँ पे मीडियन या मोड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या इसका यही वजह है कि मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा उस सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, उसमें मीन मतलब कि उसमें बहुत सारा मतलब कि नेगेटिव पॉइंट भी था, पॉजिटिव पॉइंट भी था, फिर भी मतलब मीन हमारा बेस्ट मेजर निकल के आया, इसीलिए हम लोग वेरिएंस का ये फॉर्मूला यूज किया। अब ये जिन्होंने डिफाइन किया उनसे पूछना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम डेफिनेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं करते, लाइक जैसे कोई चीज़ डिफाइन किया गया है तो डेफिनेशन वो चीज़ है जो पहले किसी ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब जैसे कोई रिजल्ट्स है या थ्योरम है तो उसको प्रूव किया जा सकता है, डेफिनेशन को प्रूव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है तो वो जस्टिफिकेशन हम सोच सकते हैं कि अगर किसी ने इसको डिफाइन किया है, जैसे ये चीज़ क्या है, डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं होता है, या कोई शायद मैं डेफिनेशन ये बताऊँ क्यों यही डेफिनेशन लिया, मतलब वो डिफाइन किया गया है तो डेफिनेशन इज द फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं डेफिनेशन पे, कभी भी डेफिनेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई रिजल्ट्स है तो उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ, बट ये डेफिनेशन है। अब बाकी शायद तुम लॉजिक कह रहे हो, ये तुम्हारा सही होगा, मतलब मुझे उतना जानकारी नहीं है कि म्यू सही डेविएट क्यों किया। आई थिंक मे बी, आई थिंक ये मिनिमम वैल्यू देता है, इसके पीछे एक लॉजिक की है, मैंने बहुत सारी बुक में ये पढ़ी है, ये जो देख रहे हो तुम, ये एक्चुअली लॉजिक है बिहाइंड वेरिएंस। मतलब इसकी वैल्यू तुम मिनिमम क्या होगा, अच्छा तुमने जो क्वेश्चन किया यहीं पे आंसर मिल गया। अगर टी की वैल्यू मीडियन आ जाता या मोड आ जाता तो फिर उसके टर्म में डिफाइन करते हैं। यहाँ टी की वैल्यू क्या आई है, मीन आई है ना, तो इसीलिए वेरिएंस को इसे डिफाइन किया, मतलब वो तो बहुत जगह पहले ये क्वेश्चन है उसके बाद वेरिएंस डिफाइन किया गया है, तो उसके पीछे आई थिंक ये लॉजिक है कि व्हाई इट इज टेकन एज मीन, तो इसकी वैल्यू मिनिमम होती है इसीलिए।
थैंक यू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अच्छा था, तो वैसे भी सोचेंगे, लेकिन आई थिंक लॉजिक वही है। सो फॉर व्हाट वैल्यू इट विल गिव मिनिमम वैल्यू, सो दैट इज द वेरिएंस। सो मिनिमम डेविएशन एक्चुअली कब होगा, समझ रहे हो ना? सो मिनिमम डेविएशन जो होगा एक्चुअली वो मीन रखने पे ही होगा, बाकी पे ज़्यादा होगा। जैसे हम मीन की जगह मोड या मीडियन यूज़ करें तो फिर ज़्यादा डेविएशन होगा। सो वेरिएंस इज लाइक मिनिमम डेविएशन फ्रॉम मीन स्क्वायर ऑफ एच। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस ओके करके सर। देखते हैं, ठीक है। हम्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल्स में सबका मीन निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ओके, देखो एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज fx of x, this fx is 1 minus mod x if mod x is less than 1, ठीक है। and 0 otherwise. So again this is saying it is a continuous, ये pdf है continuous random variable का। so question है find ex, what is ex, what is ex square and what is variance of x, and maybe they can ask you standard deviation, ठीक है। बताओ, so सब लोग ट्राई कीजिए।
सर और आया आंसर? पता नहीं सही है। एक्सपेक्टेशन एक्स 0 आ रहा है ओके, एक्सपेक्टेशन आपका 0 आया, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा आ रहा है 1/6। वेरिएंस भी 1/6 ही होगा। तो एक्सपेक्टेशन 0 आया, ई एक्स स्क्वायर 1/6 आया, तो वेरिएंस 1/6 होगा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन फिर 1/√6 हो जाएगा। 1/6 पता नहीं सही है कि नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो बाकी लोगों ने किए क्या? जस्ट 1 माइनस मॉड एक्स है, तो इसका मतलब है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ई एक्स का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स टाइम एफ एक्स डी एक्स, तो एक्स टाइम 1 माइनस मॉड एक्स डी एक्स, और वैल्यू क्या है? मॉड एक्स लेस देन 1। सो मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है एक्स की वैल्यू -1 से 1, यहाँ लिखना होगा -1 से 1, ठीक है ना। तो ये जो है मॉड एक्स लेस देन 1, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू -1 से 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? क्योंकि सबको पता है अगर -a से a ऑड इंटीग्रेशन आ फंक्शन। गया ना, अगर -a से a में कोई फंक्शन मिल गया तो पहले तो ये चेक करना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो मॉड को भी तभी हटा पाएंगे। सो दिस इज 0 फॉर ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन g। तो सिंपली ऑड है क्योंकि x के प्लेस पे आप -x रखेंगे तो ये जस्ट नेगेटिव वैल्यू देगा, तो आंसर इज 0। f माइनस एक्स इक्वल टू। सर इसको ब्रेक कर सकते हैं वहां पर मॉडुलस ऑफ एक्स को सर? हाँ, हाँ ब्रेक वैसे कर भी हो सकते सकता हैं है। आप, ऐसे कर सकते हैं 2 पार्ट में। आप नहीं करना चाहें तो जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी याद नहीं है। -1 to 002 आंसर। यस यस, ये भी करेक्ट है सर, मतलब ये भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। मैंने ऐसे ही किया, इसमें टाइम लगा है। हाँ, मतलब वही आपका वाला आंसर फिर भी वही आएगा, मेथड कुछ भी हो, मैथ की यही खासियत है, मतलब कोई भी रास्ता लो मंजिल सेम है, सबके रास्ता सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात वही है। अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो आप मॉड एक्स के प्लेस पे -x रख सकते हैं, तो ये +x हो जाएगा। यहाँ 0 से 1 में पॉजिटिव x हो गया, तो मॉड एक्स के प्लेस पे x छोड़ सकते हैं आप, तो ये हो गया। और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे भी आंसर जाके इसका जस्ट मतलब -2 आया तो उसका +2 आएगा, ऐसे होगा, वो कट जाएगा। शुक्रिया सर। तो कोई भी तरीका लगा, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं जो किताब में किया है या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और अपने तरीके से किया जा सकता है। तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन इसलिए है क्योंकि ऑड फंक्शन क्या होता है? g ऑफ -x इज -gx, तो x को -x रखेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है, तो आंसर विल बी 0। अब ई एक्स स्क्वायर आप करेंगे तो वैसे ही है, फिर एक्स स्क्वायर 1 माइनस मॉड एक्स डायरेक्टली लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, 1 माइनस मॉड एक्स डी एक्स, एंड देन x की वैल्यू है -1 से 1 में। अब यहाँ आप चेक करेंगे तो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन इसलिए है क्योंकि x को अगर -x भी रखेंगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन कि g ऑफ -x gx ही आएगा, तो माइनस पुट करने से फर्क नहीं पड़ेगा उसको, x के प्लेस पे -x पुट करने से। तो अब क्या है, फिर इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में, फिर है ना, तो यहाँ करना ही पड़ेगा। और क्यों करें, 2 टाइम्स कर देते हैं ना, 0 से इवन 1। फंक्शन 2 टाइम्स का। हाँ, तो 2 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी कि -a to ये 0 होता है ऑड फंक्शन के लिए, और इवन के लिए ये डबल हो जाता है। तो -a to a gx dx जो है वो 2 टाइम हो जाएगा 0 to a के लिए, 2 टाइम 0 to a हो जाएगा gx dx अगर फॉर इवन फंक्शन। सो दैट्स वाई, तो इसको हम 2 टाइम कर लिए तो 2 बार इंटीग्रेट करने से बच जाएंगे 2 टाइम। अब ये 0 to 1 मतलब पॉजिटिव हो गया, तो 0 to 1 x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो mod x इज इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव, एंड mod x इज इक्वल टू -x व्हेन x इज नेगेटिव। तो यहाँ 0 से 1 में x की पॉजिटिव वैल्यू है तो x हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 0 to 1 x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। सो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 2 टाइम। अब एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3,
और एक्स क्यूब का x4/4 0 to 1। बस इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 2 टाइम अब 1/3 माइनस 1/4 और 0 रखेंगे तो 0 0 आ जाएगा। फाइनली वही 1/12 इंटू 2 1/6। ठीक है, तो ये EX² हमारा आया 1/6। जस्ट ये इंटीग्रेशन है जो आप लोगों को पहले से आता है डेफिनेशन जानने के बाद। फिर वेरिएंस अब पुट कर लेंगे फॉर्मूला में, EX² माइनस EX²। so 1/6 माइनस 0² दैट इज 1/6। so ये सिग्मा स्क्वायर हो गया और सिग्मा इज 1/√6। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेंगे। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस था। एक डिस्क्रीट का भी क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ। सर इसमें ऐसे भी तो कर सकते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। हाँ, उससे भी आंसर आपका सेम आता। हाँ, मतलब वो मेन डेफिनेशन लगा के, वो भी सही है। तो पहले आप मीन फाइंड कर लीजिए, फिर वेरिएंस निकालना है तो सीधा हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ ना, सीधा उससे बात हुई है। ठीक है, मतलब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं वेरिएंस लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, या म्यू को मतलब ई एक्स लिखो, और म्यू तो 0 ही आ गया था, तो यहाँ तो वही बात हो गया, म्यू तो हमने निकाला 0 हो गया, सेम बात है। ठीक है, आप जो भी सोचते हैं वो सही होगा, मतलब उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए फिर। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, so if PMF of a random variable x is like probability x is equal to x, या fx लिखा होगा, so 1 minus p raised to the power x minus 1 into p। ठीक है, हमने क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स में नहीं पढ़ा है इसलिए मैं नाम नहीं लिखता, वैसे PDF लिखता हूँ। PMF x की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 0 सर ये बर्नौली है ना? नहीं, अदरवाइज जियोमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक। स्पेशल केस वाला x बराबर जहाँ लिमिट 1 to infinity। चलिए तो इसका ट्राई कीजिए। EX निकालिए, फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड EX। तो ट्रीट करो एज ए नॉर्मल कोई क्वेश्चन है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता तो हम मैंने सीखना है मेथड कि कैसे निकालते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ लेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा, अच्छा इसका मीन ये होता है, वेरिएंस ये होता है। सर 1 + 2x + 3x स्क्वायर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 minus x to the power -2। मतलब एक 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। हाँ, और आप वो भी लगा सकते हैं ज्योमेट्रिक फिर इसका सामने नहीं। अच्छा ठीक है, ये लगाओ ना, ब्रेक करना पड़ेगा उसको।
सर 1 + 4x + 9x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? उसमें एजीपी का फॉर्मूला अगर देखो, ये आई थिंक होगा, मे बी आई थिंक ये होगा पावर 4 वाला। पी आ रहा है सर। यार है, ये तो नहीं आना चाहिए सर। ऐसे इसका आगे जाके और भी तरीके से मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन निकाल लेंगे तो इजीली आ जाएगा ना एमजीएफ से। लेकिन अभी आप इस तरीके से कर सकते हैं, शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट फिर बाद में एमजीएफ से हम फाइंड कर सकते हैं मीन वेरिएंस ई एक्स आई एक्स स्क्वायर, देन उससे वो आ जाएगा। सर आ गया फॉर्मूला सर। ओके। 1/p होगा सर, आ गया। 1/p होगा। सर x स्क्वायर का p - 2/p स्क्वायर आएगा। अच्छा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर देखो, तो ई एक्स आप लोग का आ रहा है 1/p, और जिसका जो भी आ रहा है बताओ, ई एक्स स्क्वायर आ रहा है 1 - p होल। हाँ, क्या रहा है, p - 1/p स्क्वायर, ये कह रहे हो? सर p - 2 आएगा। अच्छा, मतलब ऐसे वेरिएंस होता है उसका 1 - p/p स्क्वायर, तो कितना रहा, 2 - p, ये आएगा। चलो करके देखता हूँ, सो सबने किए होंगे। अब बाकी एक तरीका ये भी है, मतलब डायरेक्टली तुम मीन ई एक्स स्क्वायर वेरिएंस निकालो, नहीं तो दूसरा तरीका है कि एम जी एफ निकालो, और एम जी एफ हमने पढ़ा नहीं है, मतलब डेफिनेशन लिखूंगा, फिर हम एम जी एफ ही फाइंड कर सकते हैं। देन एम जी एफ से तुम्हें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करके टी को 0 पुट कर देंगे, ये एक्स आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव करो टी 0 पुट करो तो ये आ जाएगा, तो वो फिर उससे इजीली आ जाएगा ना। तो वो डिपेंड करता है, पढ़ के देखो, तुम्हें ये आसान लग रहा है इससे करो, अगर ये मुश्किल हो रहा है तो देन यू कैन यूज द एम जी एफ वे। तो अभी तो मेनली आज हमने सिर्फ ई एक्स और वेरिएंस और मीन डिस्कस किया है, तो अभी देखता हूँ उसका करके, ठीक है। तो ई एक्स इसके अकॉर्डिंग होगा समेसन एक्स इंटू, वो भी हमारा पी एम एफ जो है, सो 1 - p⁻x - 1 इंटू पी। हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू है 1 से इन्फिनिटी में, तो पी बाहर रखा जा सकता है, एक्स बराबर 1 to इन्फिनिटी
और x इंटू 1 माइनस पी की पावर x माइनस यही ना। अब इसको ओपन करके देखो तो ये फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस फिर आएगा 2 इंटू, तो मैं q बोल देता हूँ 1 माइनस पी को उसके सुविधा के लिए। सो 3q स्क्वायर 4q है ना, ऐसी है ना। तो आ गया p अपॉन 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ये q है इसीलिए मैंने q लिख दिया है 1 माइनस पी की जगह, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाए। मैंने 1 माइनस पी को अभी q अज्यूम कर लिया। अब यहाँ से p अपॉन 1 माइनस क्यू करेंगे वो p हो जाता है, यहाँ से 1 माइनस पी आ गया, सिंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है 1 प्लस एक होता है 1 प्लस ना, एक तो ये सही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड ये वाला, तो ये सिंपल होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो वन अप टू इन्फिनिटी, तो ये होता है ना। और अभी जो मैंने यूज़ किया वो ये है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। सो दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये मैंने यूज़ किया। तो x के प्लेस में यहाँ q था, तो ये तो आ गया ex 1/p। सिमिलरली अब ex स्क्वायर करके देखते हैं इस तरीके से, कितना मुश्किल होता है। तो समेशन एक्स स्क्वायर और फिर से 1 माइनस पी रेस टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू पी एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। पी अगेन हम बाहर ले सकते हैं, तो समेशन एक्स स्क्वायर एंड क्यू रेस टू पावर एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस पी को क्यू रख दिया। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, सो इट इज 1 स्क्वायर मतलब 1, फिर यहाँ होगा 2 स्क्वायर इंटू क्यू, फिर 3 स्क्वायर इंटू ये ना। अच्छा, इससे बेटर ये था, चलो ठीक है, करके देखते हैं पहले। 2 4x स्क्वायर क्यू रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। कैसे सॉल्व किया इसको जी, कैसे सॉल्व किया? सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं सर। कैसे? सर ऐसे ये हार्ड होगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का ऐसे लिखे कि x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो ऐसे करे ना तो सर ये बैलेंस हो जाएगा, एक तरफ मीन आ जाएगा, एक तरफ आपका ये एजीपी फॉर्म में आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, ऐसे सर बहुत नहीं बन रहा है सर, ऐसे ऐसे भी ट्राई नहीं बना। मतलब ये एक सीरीज आ गया, अभी तुम्हें इसका सम निकालना पड़ेगा, जो भी तरीका है उससे, या फिर उसको तुम वही उसको ब्रेक करो। तो तुमने उससे किए हैं, क्या आया? पर वो उसका तो हम भी कर ही रहे हैं सर, मतलब बस अब हमको जीपी सीरीज पुट कर रहे हैं, इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन गया है सर। क्योंकि बुक में भी तुम देखोगे तो ये ऐसे सॉल्व किया नहीं होगा, अगर तुम बुक में देखोगे ज्योमेट्री का, तो आई थिंक इस तरीके से इसने सॉल्व किया नहीं होगा। वो MGF से ही इन्होंने फाइंड किए होंगे। अच्छा, ये सीक्वेंस सीरीज पढ़ा तुम लोग रीएनालिसिस में? शुरू हुआ है क्या रीएनालिसिस? सीरीज पढ़े हो क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं। अच्छा, तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मतलब यही नहीं बोल रहा, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ जाते हैं। जैसे मान लो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो वहाँ तुम्हें टेक्निक्स बताए जाएंगे। जैसे अब सीरीज पढ़ाएंगे, सीक्वेंस सीरीज, तो उसमें कुछ तरीके होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस या ऑल। अगर ऐसे लिखूँ, ठीक है, इसका सीरीज सम फाइंड करना मुझे लगता है अभी डिफिकल्ट है, फॉर्म भी याद नहीं है। तो
इसको बाकी तुम ट्राई करके देखना किस तरह से साइन करेंगे। सम तो मतलब रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हमने क्या लिखे हैं ऊपर 2 माइनस पी, तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए 2 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर, तो ये आएगा 2 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। ओके, तो ऐसा कुछ आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस सीरीज को सॉल्व कैसे करें, तो यू हैव टू लर्न द टेक्निक। इस तरह की सीरीज का सम कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्टली कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे दिख नहीं रहा है, क्योंकि एजीपी तब होता है ये वे तुम्हारा एपी में होता है, फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें। मतलब किया जा सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं कर सकते हैं, जैसे इसको हम अगर लिख लें फिर उससे किया जा सकता है, उसमें टाइम लगेगा, तो इसको सॉल्व करके देखना। अदरवाइज दूसरा मेथड हमारे पास क्या है इसका, मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन। ठीक है, उससे हम मोमेंट फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी, आप लोगों को हवा लग रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, हो जाएगा। तो ये सीरीज में तो बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला सर 1 plus x into 1 minus x to the power of 1 plus x upon 1 minus x cube. 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। ओके, तो ये अगर तुमने ढूंढ लिया तो अच्छा है, तो फिर उससे तुम कर सकते हो, है ना। मतलब सर ये गुप्ता कपूर में तेरे अच्छा, इसका फॉर्मूला दे रखा है तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो, सो यू कैन यूज दैट, तो अब आ ही जाएगा, खुद ही आंसर आ जाएगा ना। पी इंटू फिर यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस क्यू अपॉन जो भी है एंड 1 माइनस क्यू रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो ये वही कर रहा हूँ, इसे तो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो यू शुड नो द टेक्निक ऑफ दिस, कैसे फाइंड करेंगे सम। नहीं तो फिर दूसरा मेथड है मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन से कर लीजिए। तो ठीक है, अब p इंटू, अब q को तुम रख सकते हो 1 माइनस पी एंड देन पी क्यूब, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये है कि ये फॉर्मूला अब ऐसे अचानक तो याद नहीं आ गया एग्जाम में, तो ठीक है, जो याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड है। ओके, जब आ गया तो वेरिएंस भी निकाल लो। क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन जरूरी ये भी नहीं है, लेकिन नहीं ऐसे मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमें नहीं पता है, तो ठीक है। और भी हाँ, तरीके- थोड़ा कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में समेशन वाला प्रॉब्लम होता है लास्ट। सब कुछ सॉल्व करने के बाद जब समेशन फाइनली रिजल्ट नहीं आता तो प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ से सॉल्व करके निकाल लो 1 माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा ना, ये क्यू अपॉन पी स्क्वायर, इसको लिखते हैं क्यू अपॉन पी स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, जैसे वैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया ये, तो वैसे इस तरीके से करेंगे। अब जब हम एमजीएफ पढ़ लेंगे तो एमजीएफ तरीके से भी होगा। और इस बुक में तो उसने साहू वाले बुक में तुम देखोगे तो इससे एमजीएफ सही किया है, तब डिस्ट्रीब्यूशन में जाके अगर चेक करोगे तो किसमें किया है। तो अगला चैप्टर है ये सबकी सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस, वो नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हर डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन हो गया। मतलब मेनली क्या है ना, याद रखना है कि पीडीएफ क्या होता है, फिर उसका मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, एमजीएफ क्या है, अगर याद रहता है थोड़ा सा आसान हो जाता है। एमजीएफ इसी चैप्टर में है, वहाँ तक आज आज आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आज क्वेश्चन से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एमजीएफ एंड चेबीशेव इनइक्वालिटी है। एक दो और क्वेश्चन करो, फिर मेनली मैंने तुम्हें जैसे अब टॉपिक हमने आज मीन और वेरिएंस किया है, तो यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दैट। जो भी बुक आप फॉलो करते हो घर पे, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, गुप्ता कपूर सॉल्व कर सकते हो, कैसे लावर करिए, जो भी आपको समझ आता है। ठीक है, और डाउट अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो डाउट पे भी देखते हैं, क्वेश्चन आउट कर लो उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन एक लिखते हैं, फिर उसके बाद डाउट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो क्वेश्चन है लेट एक्स हैव पीडीएफ fx is equal to टू एक्स अपॉन k cube k square, 2x upon k square if x is more than 0 less than k।
इक्वल टू लगा दो, 0 अदरवाइज। तो अब बताइए इसका पहले तो k क्या होगा। सो लाइक फाइंड k such that variance of x is 2। ठीक है, 2x अपॉन k स्क्वायर है। सो टेल मी व्हाट इज द वेरिएंस व्हेन व्हाट इज द k व्हेन वेरिएंस इज 2। ट्राई करो, फिर हम डाउट्स पे आएंगे। कुछ लोगों ने डाउट्स भेजे थे चैट में। सर के 4.5 आया। k क्या आ रहा है सबका सेम आ रहा है क्या? आ रहा है सर। यहाँ तो कुछ और आ रहा है। k 6। अच्छा आ गया। मतलब ये ऐसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लग सकता है मुश्किल। कुछ नहीं, वेरिएंस निकालना है, उसको 2 के ऊपर रखना है। आप आई थिंक ये पीडीएफ होगा, 0 से के में इंटीग्रेट करोगे तो 1 ही आ जाएगा आई थिंक। तो इसीलिए यहाँ से क्या आएगा नहीं, है ना, जैसे होता है ना, जैसे हम पहले चेक करते हो कि पीडीएफ है क्या, तो उसके लिए क्या करोगे, 0 से के में सर तुम, 6 आ रहा है, 6 ठीक है ना, 6 आ रहा है। तो इसको 1 पुट कर दोगे तो वहाँ से एक्चुअली 1 बराबर 1 अगर आ गया तो पंगा ही है। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x² 2 और 0 to k। तो मतलब k की किसी वैल्यू के लिए ये पीडीएफ है, तो कोई k का कोई चक्कर नहीं है इसमें पीडीएफ में। अब वेरिएंस 2 है तब k क्या होगा, पहले मैंने चेक किया तो k कुछ भी होगा, मतलब 0 to 0 से लार्जर नंबर, तो ये पीडीएफ रहेगा, नॉन नेगेटिव है एंड इंटीग्रल 1 है। अब उसके लिए तुम ex फाइंड करोगे फिर, तो ex का x इंटू पी डी एफ, तो दिस इज 2x अपॉन k स्क्वायर 0 to k dx। सो 2 अपॉन k स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 0 to k। तो फाइनली 2/k² इंटू k³ 3 यहाँ से आया 2k/3। ओके, एंड सिमिलरली ex² फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन इजी है, मतलब सब लोग कर लिया हो, जिनका आंसर गलत आया वो कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारा ठीक था। या फिर यहाँ से भी 0 to k 2/k² आउटसाइड। अब यहाँ x² इंटू x³ का इंटीग्रेशन x4/4 0 to k,
तो 2/k² और यहाँ होगा k की पावर 4/4, तो k²/2 ऐसा कुछ आ रहा है ना। हाँ, और अब ठीक है, वेरिएंस k² - 4 k² 9 k²/2 माइनस जो इधर है 2k/3 का, 4 k² 9 और ये तो मेरा काम है 2 के इक्वल है क्वेश्चन में। सो बस इसको अब सिंप्लीफाई करना है। k = तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 9 - k 9 - 8 k²/18, तो k² is 36, so k can be ±6, बट यहाँ क्वेश्चन में देखो 0 to k दिया हुआ है, तो k मस्ट बी मोर देन 0 ना, k 0 से बड़ा नंबर है, सिंस k इज पॉजिटिव दैट्स व्हाई k मस्ट बी 6। याद है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो अभी घर पे आप जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, जो भी फॉलो करते हो, उसमें मीन वेरिएंस के क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, ठीक है। तो जो डाउट होगा पूछो। अभी बच गया पीछे वाले डाउट का, जिन लोगों ने चैट में डाउट पूछे हैं सॉल्व करना है क्या। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके ठीक है, 14 देखते हैं। तो 14th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, ठीक है। 14 देखो चैप्टर 3 का 14 है, x be a random variable having continuous CDF। ओके, continuous CDF इसका मतलब continuous random variable है। What is the CDF of y is equal to 0, -x? Okay, so what is the CDF of क्या होगा जी। कभी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल से पढ़ा नहीं है, तब भी करेंगे, अभी आगे जाके करेंगे फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तब भी आएगा। लेकिन अभी जरा चेक करते हैं क्या एक पूछना क्या चाह रहा है। तो x एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ये कहना ही चाह रहा है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द CDF ऑफ y। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत सारे अभी आगे जाके करेंगे, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल देखेंगे तो उसमें आएगा x² mod x मैक्सिमम ऑफ 0x लाइक। तो इसका डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये देखो, इन दोनों का मैक्सिमम लेना है, ठीक है। और x कुछ नहीं दिया तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सोचो 0 और -x में कौन ज़्यादा होगा, तो पहले तो ये डिसाइड करो x क्या है। चलो एक ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू तो सर 0, x ही लेस देन तब 0। 0 ज़्यादा होगा। जब x को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो 0 और -x में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 0 की। और x जब नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो -x तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में आंसर -x होगा। तो मतलब इस तरह से y की वैल्यू 0 है अगर x पॉजिटिव है, और y की वैल्यू -x है अगर x नेगेटिव है, ठीक है। तो ये y है हमारा। अब क्वेश्चन है कि इसका CDF कैसे फाइंड करोगे, तो PDF तो दो इसके लिए। क्वेश्चन बस इतना इंफॉर्मेशन है कि x be a random variable having continuous cumulative distribution function, ठीक है। CDF continuous है, तो क्या होगा cumulative distribution function। What is the cumulative distribution function of y? सर इसको ऐसे लिखिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन y, 40x लेस देन y। f ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x। हाँ वो हम आगे करेंगे, वो फिर मैं अभी करना नहीं चाहता हूँ, ये इस तरीके से जो हम करते थे करेंगे आगे, अभी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी। x लेस देन y, x लेस देन y, x लेस देन y, ओके। चलो प्रोबेबिलिटी x लेस देन y, फिर
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन वाई के प्लेस पे वो जो दिया है टर्म मैक्सिमम ऑफ 0, माइनस एक्स वो लिख देंगे। फिर यहाँ लिखूँ मैं? वाई के प्लेस पे सर। तुम ऐसे क्यों फाइंड कर रहे हो? तभी क्या फाइंड करना चाह रहा है? वाई के प्लेस चलो रख देते हैं, मैक्सिमम ऑफ 0, माइनस एक्स। फिर अच्छा क्वालिटी भी लगेगा। अरे तो मुझे अगर सीडीएफ निकालना है वाई का तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, एफ वाई ऑफ स्मॉल वाई प्रोबेबिलिटी कैपिटल वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, ये लिखना चाहिए ना मुझे। सर तो 1 से माइनस कर देंगे फिर। अच्छा ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है। अब आगे बताओ, आगे क्या लिखूं? मुझे भी नहीं समझ आ रहा। 0 कब आएगा? जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा, वही जो हाँ ऊपर में डिफाइन किया है ना, वही टर्म हाँ यहाँ ठीक है। प्लस करके फिर माइनस वाला करेंगे। हाँ तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक्चुअली इस तरह क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, तो अभी इसको पता नहीं यहाँ क्यों दिया है, फिर इसने यहाँ पे देने का क्या मतलब था इसका, इसमें इस टॉपिक में, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, अभी हम जब फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहाँ क्या है कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। लाइक अगर मुझे y का CDF निकालना है तो वो सबका अपना तरीका होता है, वो भी गलत नहीं होगा। तो जैसे भी तुम्हें समझ आता है, यू डू योर ओन वे। तो लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ये दो पार्ट में होगा कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कब, अगर हमारा x पॉजिटिव है, और दूसरा केस है पॉजिटिव। ठीक है ना। तो यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा, लाइक मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 0 इनटू दिस, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0, मतलब मैं यूज कर रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो ये अभी आगे आएगा, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसको डिस्कस करेंगे। इसने ऐसे ही दे दिया था क्योंकि उस टॉपिक में हमने CDF डिस्कस किया इसीलिए। तो फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल से ये क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका PDF CDF सब निकालना आगे सीखेंगे, लाइक एक्स स्क्वायर का, 1/x का, मॉड x का, है ना। और भी होता है जैसे x/1 - x इस तरह से। और यहाँ लिखेंगे -x और दिस इज लेस देन इक्वल टू y गिवन x लेस देन 0। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं तो हाफ हाफ ले लेंगे, इसको हाफ और इसको हाफ ले लेंगे। या मैंने क्या किया है, दिस इज सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो मैंने उससे ब्रेक किया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 a गिवन E2 यूजिंग वो जो था टोटल फॉर्मूला, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, वो मैंने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, तो ये यू कैन कंसिडर हाफ, अगर कुछ नहीं गिवन तो हाफ। प्रोबेबिलिटी यहाँ y मोर देन इक्वल टू 0 गिवन x मोर देन इक्वल टू 0 प्लस यहाँ फिर आगे आएगा इसको भी हाफ ले सकते हैं। सो इस तरह क्वेश्चन अभी फिर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो अभी हम क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, तब इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, पूछा है तुमने तो। दिस इज मोर देन इक्वल टू -y एंड गिवन x लेस देन 0। तो इस केस में तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको नहीं करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आगे आएगा, इस टाइप क्वेश्चन। और ऐसे तो अभी अगर सॉल्यूशन देखना है तो ये रोहतक में भी सॉल्व किया हुआ, ये एग्जाम्पल है उसमें, इफ यू वांट टू सी। तो ठीक है, इसको बाद में पूछना जब हम फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल करेंगे। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो जैसे नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ MGF, फिर ये चेबीशेव इनइक्वालिटी आएगा। फिर उसके बाद जितने भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, हाँ हाँ ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया, या प्रोबेबिलिटी अगर तुम वो भी करना चाहो, प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन वो भी होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन तरह से भी लिख सकते हो।
चेबिशेव इनइक्वालिटी, और फिर आएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन, देन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितने भी अलग अलग टाइप के कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आएगा फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, उसमें मान लो x का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, बोलेगा y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, जैसे ये क्वेश्चन है सर तो हम इसमें कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वगैरह भी बहुत हैं। हाँ तो वहाँ उसको हम यूज़ करेंगे, अभी आगे आएगा, बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग हमने किया है। तो ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। 11th में था किसी का, 11th में क्या है भाई, x भी है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी फंक्शन दिस एंड a इज पॉजिटिव, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ x। तो सबसे मोड हमने निकाला नहीं है, तुम चाहो तो मोड निकाल सकते हो पहले, फिर मोड मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो यू कैन स्किप दिस। और मीडियन और मोड वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, मीडियन मोड परसेंटाइल क्वांटाइल, ठीक है, ये सब क्वेश्चन अभी छोड़ दो क्योंकि हमने वो नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हमने मेनली आज का हमारा क्या डिस्कस किया हमने, मीन एंड वेरिएंस, ओनली दिस, ठीक है। तो बस डेफिनेशन है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस किया है, एंड नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी भी और किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? सर हाँ सर अभी आप एक प्रॉपर्टी बताए थे मोमेंट्स के केस में, अगर किसी रैंडम वेरिएबल का अगर लोअर मोमेंट एग्जिस्ट होगा देन तभी उसका हायर मोमेंट भी एग्जिस्ट होगा, नहीं बट किसी नहीं तुम गलत समझ गए। लोअर एग्जिस्ट होगा तो हायर एग्जिस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हायर एग्जिस्ट होगा तो लोअर एग्जिस्ट होगा, ये जरूरी है। तो लोअर होगा तो हायर हो सकता है। हाँ मैं फिर से रिजल्ट पे आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ समझने में तो गलती होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तब रिजल्ट मतलब तुम गलत तरीके से सोच सकते हो। हमने क्या कहा है कि अगर हायर एग्जिस्ट करेगा, जैसे मान लो x की पावर 10 का एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करता है, तो ये पक्का है कि x9 x8 x7 और x1 तक एग्जिस्ट करेगा, ex स्क्वायर ex2 ex एक तक। लेकिन अगर x की पावर 10 एग्जिस्ट करता है तो x की पावर 11 की कोई गारंटी नहीं देगा वो, ठीक है। ओके सर। हाँ तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना है, देखो ये लिखा हुआ है मैंने, m छोटा है n से, और अगर n वाला एग्जिस्ट करता है, बड़ी मतलब लार्जर मोमेंट एग्जिस्ट करता है तो स्मॉलर एग्जिस्ट करेगा, और अगर स्मॉलर एग्जिस्ट नहीं करता है तब लार्जर नहीं करेगा। लाइक x की पावर 10 एग्जिस्ट नहीं किया तो पक्का x की पावर 11 एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर x की पावर 10 एग्जिस्ट करता है तो 11 के बारे में कुछ नहीं कहेगा, और नीचे वाले के बारे में कहेगा। ओके, मींस अगर लोअर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हायर भी नहीं करेगा। जरूरी लोअर, हाँ लोअर नहीं करेगा तो हायर भी नहीं करेगा, हाँ ये है, अगर लोअर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हायर भी नहीं करेगा, ठीक है। किसी डिस्क्रिप्शन में ऐसा होता है ना, उसका फर्स्ट मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता बट उसका सेकंड मोमेंट तो एग्जिस्ट कर जाता है ना। अच्छा, तो जैसे वो एक उस टाइप का है काई टीएफ में ऐसा केस होता है एक्चुअली, वो मतलब ऐसे मैं तो इन जनरल अगर डिफाइंड होगा तो एग्जिस्ट करेगा, वो ऐसा डिफाइंड ही उस तरीके से होता है, वो सब हम देखेंगे ऐसा। हाँ मतलब लास्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, बट इन जनरल क्या है, ये रिजल्ट है एग्जिस्ट करेगा, वो होता है कि 2 से स्टार्ट ही होता है मोमेंट उसका, ठीक है, उस तरह का रैंडम वेरिएबल का। लाइक EX डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस की वहाँ बात नहीं होती है, वो डिफाइंड ही नहीं किया जाता है EX के लिए, तो आई थिंक वो होगा। मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया जो तुम कहना चाह रहे हो, ये जैसे TF का आई स्क्वायर है, इन सब में ऐसा केस एक जो है जहाँ पे हम EX स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। यस सर। बट आई विल सी, चलो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछना, सो आई विल चेक इट। बट ये इन जनरल रिजल्ट है, ये थ्योरम है रोहतगी में, तो रिजल्ट तो गलत नहीं होगा, जिसका थ्योरम इन वीके रोहतगी तुम बुक में देखोगे तो रिजल्ट है थ्योरम में, ओके सर। ओके ठीक है। बट ओके ओके सर। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है तो ये एक बार केस देखना जहाँ पे ये एग्जिस्ट ना करे और बाकी एग्जिस्ट करे। हाँ अरे बोलो। जो दोनों कंडीशन था ये कन्वर्जेंस से कैसे रिलेटेड है, जो वो था कि मतलब अगर लार्जेस्ट सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसका जितना सारा उससे छोटा सब सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा, ये कॉन्सेप्ट है या कुछ और? नहीं एक्चुअली ओके, तो वो वहाँ सीरीज आ गया या इंटीग्रेशन आ गया है ना, हायर एग्जिस्ट करेगा तो लोअर एग्जिस्ट करेगा।
और वैसे ही था सेकंड वाला में कि अगर लोवेस्ट अगर लोअर ही अगर हम पता कर लिए सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो उसके बाद जितना हायर होगा वो कोई कन्वर्ज नहीं करेगा। इसके पीछे की एग्जैक्ट लॉजिक। स्टेटमेंट ये नहीं है, मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव बोलना पड़ेगा, कल बताएंगे। ओके ओके, नहीं तो अगर जब थोड़ा फ्री हैं तो मैं एक बार रोस्टर भी ओपन कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। अभी हम स्टेटमेंट एक बार ओपन कर लेते हैं।